विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर है सेकेंड ईयर का पेपर है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर है। और विद्यार्थियों, इसमें हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर जिसका टाइटल है हिंदी भाषा और संस्कृति, और इसी का सेकंड पार्ट जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जो पेपर है इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दे दूं। यह पेपर जो हुआ है यह 29 दिसंबर 2025 को रानी दुर्गावती RDVV रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले सभी विश्वविद्यालयों के लिए भी यह पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस पेपर में हम इन क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम 50 प्रश्न हिंदी भाषा के देखेंगे और 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के देखेंगे। हमारी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे। पर कभी कभी जब हमारी टीम इन प्रश्नों को बनाती है और आप तक हम जब लेकर आते हैं तो कभी कभी कुछ प्रश्नों के मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, क्योंकि हम जिस बुक को प्रिपेयर करते हैं या जिस सोर्सेस हम इन आंसर को लेकर आते हैं, हो सकता है आप जो बुक पढ़ते हैं उसमें वो आंसर थोड़ा सा मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन 2 से 5 गड़बड़ हो सकते हैं, मिसमैच हो सकते हैं, पर हमें कह सकते हैं कि 95% प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आपको मिलेंगे। तो देर ना करते हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया आपके लिए। गीता कौन सा शास्त्र है? तो गीता एक तरीके से कहा जाए तो एक धर्मशास्त्र है। कौन सा शास्त्र? धर्मशास्त्र है। पर यहां पर गीता को नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई। किसकी? नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई है। दूसरा, कर्म के कितने प्रकार है? तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। एक सकाम और एक निष्काम कर्म होता है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 3, श्रीमद भगवत गीता के वक्ता कौन है? तो आप अच्छे से जानते हो भगवान श्री कृष्ण है, तो तीसरे का डी आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कामनाओं के वास स्थान में सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर आएगी साधना। चौथे का बी ऑप्शन हो जाएगा, साधना इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा, साधना की परिपक्व अवस्था को क्या नाम दिया गया है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, तो इसका नाम देखो मिथ्या, अकर्मण्यता और क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, निष्ठा और साधना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निष्ठा। छठा प्रश्न, भारतीयों को किसका रूप माना जाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो भारतीयों को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। किसका? भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। छठे का सी आंसर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सातवां, दीन क्या है? तो दीनहीनता बोलते हैं ना हम लोग, तो दीन भाव क्या है? तो दीन भाव का मतलब होता है हीनता। सातवें का डी हो जाएगा। आठवां, निराला की भाषा क्या थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की बात हो रही है यहाँ पर। तो निराला जी की जो भाषा है उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, वो एक खड़ी बोली, उन्होंने खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ किया था, तो आठवें का सी हो जाएगा, खड़ी बोली। नौवा, जागो फिर एक बार कविता का कौन सा भाव है? तो जागो फिर एक बार जो कविता है वो उत्साह से भरी हुई कविता। कौन सी? उत्साह से। तो नौवे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, उत्साह। आगे चलता हूं अगले पेज पर। प्रश्न क्रमांक 10, जागो फिर एक बार कविता में कवि किसको जगाने का प्रयास कर रहा है? तो ये भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहा है। किसको? भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत है। 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा, अमरकांत है। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 12वां और 13 दो प्रश्न मैं आपको लेकर आ रहा हूं। मोहन कितने वर्ष का था जब जो पाठ हमारे सिलेबस में आता है? तो उसकी उम्र वहां पर 18 वर्ष बताई गई। कितनी? 18 वर्ष। 13वां प्रश्न, अमरकांतों को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 2007 में उनको साहित्य एकेडमिक प्राइज से नवाजा गया था, 2007 में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14, रामचंद्र क्या काम करते थे? तो एक प्रूफ रीडिंग होगा, देखें इसमें प्रूफ रीडिंग का काम करते थे। डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। 15, जब मोहन खाना खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश कर रहा था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है भी, इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्या हो जाएगा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को याद होना चाहिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। गिल्लू संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? तो बिल्कुल ये प्रश्न भी इसी से कनेक्टेड है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? गिल्लू संस्मरण, जो आपके सिलेबस में आता है। 18, गिल्लू को कहां दफनाया गया था? तो इसका आंसर भी मुझे लगता है सबको याद होना चाहिए, सोन जूही की जो बेल थी उसके नीचे उसको दफनाया गया था, उसके नीचे उसको रखा गया था जब वो डेथ हो गई थी उसकी। तो सोन मतलब उसका नाम गिलहरी है कुल मिलाकर।
लेखिका ने काकभूषणी किसे कहा है? तो कोए को कहा है। किसको कहा है? कोए को। 19 का बी ऑप्शन कोए को कहा है। भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज निकालता? गिल्लू का मतलब गिलहरी है, गिलहरी के ऊपर ही पूरा पार्ट है। 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिक चिक की आवाज करता था। किसकी? चिक चिक की। 20 का बी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसकी रचना है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। तो 21 का आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य कौन सी विधा है? तो विद्यार्थी ये तो आपको याद होगा, ये एक ललित निबंध है। क्या है? ये एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रश्न क्रमांक 23। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ, कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब? 1907 में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 24। जीवन रक्षा के लिए नाखून क्यों, नाखून कब जरूरी थे? तो पुरातत्व काल में थे। कलयुग में तो जरूरत है नहीं, वैदिक काल में भी नहीं है। तो आदि, या तो आदि मानव काल आएगा या पुरातत्व काल आएगा। तो या तो इसका आंसर आदि काल हो सकता है, क्योंकि आदि मानव जो थे वो अपना नाखून बढ़ाते थे। तो आदि काल इसका हो सकता है, या पुरातत्व काल भी हो सकता है। पर सी ऑप्शन मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। बी या सी दोनों में से एक, पर सी की संभावना ज्यादा है। 25वां, सहजात वृत्तियां किसे कहा जाए? तो इसको कहा गया है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहा गया है। रेलो लोकगीत किस क्षेत्र में लोक गायन है? तो देखो विद्यार्थियों, इसका एक खास बात है, रेलो लोकगीत जो है वो कुल मिलाकर यदि कहें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में इसका गायन किया जाता है, इस लोकगीत का। और खास बात है इसकी कि यह भील जनजाति के द्वारा इसको गाया जाता है। ठीक है, भील जनजाति के अलावा भी भिलाला और कुछ और जनजातियों के द्वारा भी इसका गायन किया जाता है। तो यहाँ पर यदि निमाड़ आता है तो हमारा आंसर निमाड़ की तरफ चला जाता है, पर हमारा यहाँ पर आंसर एक मालवा आ गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मालवा हो जाएगा। क्योंकि मालवा का जो रतलाम जिला है वो कहीं ना कहीं रतलाम और झाबुआ जो पोर्शन है, जैसे झाबुआ, आधा झाबुआ जो है वो आता है निमाड़ क्षेत्र में और आधा झाबुआ आता है मालवा के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में इसको गाया जाता है। तो 26 का डी करेक्ट हो जाएगा। आल्हा गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोलक और नगाड़े। 27 का भी हो जाएगा, ढोलक और नगाड़े। आगे चलते 28वां, विरह गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ये भी। इस सभी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसका आंसर तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये बघेलखंड का गायन किसका है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बघेलखंड। करेक्ट आंसर क्या? बघेलखंड। कौन से नृत्य में एक विशेष मुद्रा फुरहरी है? बहुत अच्छा सा प्रश्न करो। फुरहरी की बात की गई है यहाँ पर, तो फुरहरी में हो जाएगा यहाँ पर कहरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहरा। याद रखना, कहरा करेक्ट आंसर, कहरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? कितना बढ़िया प्रश्न है। तो लोक नृत्य का राजा कर्मा या कर्मा, बात एक ही है। कर्मा या कर्मा, बात एक ही है। तो यदि आपने बी लगाया तो भी सही है और सी लगाया तो भी सही है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है। लोक नृत्य कर्मा कहा गया, कर्मा। 30वें का बी या सी दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। भाषा क्या है? देखो कितना बढ़िया सा प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, भाषा क्या है? तो 31 का एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोक साहित्य। भाषा क्या है? तो भाषा एक लोक साहित्य, डी हो जाएगा। 32वां, मध्य प्रदेश में चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो मध्य प्रदेश में चंदेरी जो है वो साड़ियों के लिए फेमस है। साड़ी का आंसर है क्या ऑप्शन? बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, साड़ियों के लिए फेमस है। और आप अच्छे से जानते हो चंदेरी में अभी हाल ही में 2 मूवियां रिलीज हुई थी, स्त्री 1 और स्त्री 2। उन दोनों की शूटिंग कहां पर हुई थी? तो उन दोनों की शूटिंग जो हुई थी वो चंदेरी में हुई थी। 33वां प्रश्न, सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है? तो उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश ने दिया, पर इन चारों में से उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस भाग में लगते हैं? देखो कितना बढ़िया सा प्रश्न है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक मेले मालवा अंचल में लगते हैं, और मालवा अंचल में भी उज्जैन जिले में, उज्जैन संभाग में, उज्जैन जिला और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। तो उज्जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहां लगता है? ध्यान रखना, तेजाजी का जो मेला है वो राजस्थान बॉर्डर पर लगता है। तो भामवत गुना में लगता है। कहां? भामवत गुना में लगता है। कौन सा मुहावरा नहीं है? कितना अच्छा सा प्रश्न है कि कौन सा मुहावरा नहीं है। तो 36 का हो जाएगा पीला मुंह करना। ऐसा कोई मुहावरा नहीं बना हुआ है ना, नहीं बना हुआ। आगे चलना, चिकना गला होने से मतलब क्या है? तो चिकने गला का मतलब निर्लज्ज होना। क्या होता है? निर्लज्ज होना। 37 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना। 37 का बी हो जाएगा। डिगी बिल्ली होने का अभिप्राय क्या है? तो डर जाना। 38 का सी हो जाएगा, डर जाना। 39, अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? तो राज्य विहीन जगह या अन्याय की जगह या प्रजा रहित राज्य।
और जहां अंधेरा हो। तो अब चारों में से किस ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करोगे? तो 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा, अन्याय की जगह। बोलते हैं ना अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो ऐसी जगह जहां पर अन्याय ज्यादा होता हो तो 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा, अन्याय की जगह। सूरत नजर आना का अर्थ क्या है? तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। 40 का सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 40 का सी आंसर हो जाएगा। 41वां, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। 41 का बी आंसर करेक्ट है। मैं आ गया 42वां प्रश्न। कितना बढ़िया सा प्रश्न है। हवन सामग्री में समास है तो कौन सा समास है पूछा गया है। तो 42 में देखो हवन की सामग्री, तो हवन की सामग्री मतलब यहां पर आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जहां का, की, के, को, की का इस्तेमाल होता है वो तत्पुरुष समास होता है। देश प्रेम में देश के लिए प्रेम, तो भी इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 43 में भी तत्पुरुष है और 42 में भी तत्पुरुष समास है। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो गया। 44वां, बेचैन में कौन सा समास है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आपको याद होना ही चाहिए। तो 44 का डी ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययभावी समास। कौन सा? अव्ययभावी समास। वनगमन, वन के लिए गमन, 45वां, तो 45 का ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे चलता हूं मैं 46वां प्रश्न। एजुकेटम शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। कौन सा? एजुकेटम शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला एजुशियर का अर्थ क्या है? निकलना और विकसित करना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 48 के पास चलते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास। देखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। 49 पे आ गया हूं मैं। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या है? राज्य, समुदाय, परिवार। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों। 50वां प्रश्न, आत्मानुभूति का उद्देश्य क्या है? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आत्मानुभूति का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व हो जाएगा इसका आंसर। 50वें का बी आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी ये तो हमने यहाँ पर हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखे। वीडियो का अगला सेगमेंट जो हम लेकर आए उसमें अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्नों की तरफ आपको ले चल रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स दिया हुआ इंग्लिश पेपर सेकंड है, इसी दिन हुआ है ये भी। अब इसके हम लोग 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज, तो यहां पर आ जाएगा इंग्लिश। क्या आ जाएगा? पहले का डी ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लिश करेक्ट आंसर है। पहले का डी इंग्लिश हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का डी इंग्लिश आपको करेक्ट बताना है। दूसरा, विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड। दूसरा प्रश्न जो दिया गया उसका आंसर हो जाएगा बी स्माइली। क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा स्माइली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, द रिम्स स्किम्स ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल की जो रिदम है वो पूछी गई है यहां पर। तो डैफोडिल की जो रिदम है वो आ जाएगी ए बी सी सी। क्या हो जाएगी? ध्यान रखना ए बी सी सी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तीसरे का डी। चौथा, हाउ मेनी स्टेज ऑफ अ वुमन्स लाइफ आर द प्रेजेंटेड इन द पोएम द बेंगल सेलर। तो कितनी स्टेज के बारे में कहा गया है? तो यहां पर हो जाएगा 3 स्टेज। चौथे का सी हो जाएगा 3 स्टेज। द पोस्ट सरोजिनी नायडू वाज द ब्रॉट इनटू द पॉलिटिक्स बाय। पांचवा प्रश्न पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। डी आंसर करेक्ट है। छठा प्रश्न, पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे बेंगल्स आर वोर्न बाय। कितना बढ़िया सा प्रश्न पूछा है और उसने, तो यहां पर हो जाएगा मिडिल एज लेडी। डी ऑप्शन करेक्ट है, छठे का डी हो जाएगा। सातवां, जापान क्लाउड राइज टू ग्रेटनेस ड्यू टू इट्स। ये प्रश्न है सातवां प्रश्न, ग्रेटनेस ड्यू टू इट्स। तो विद्यार्थियों मुझे लगता है सी आंसर इसका एग्जैक्ट होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सी आंसर है प्राइड इन इट्स ऑननेस। सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, सातवें का सी करेक्ट इसका हो सकता है। आठवां, हु नेम्ड द इंडोनेशिया प्रेसिडेंट न्यू बोर्न डॉटर। यह प्रश्न पूछा गया है। तो विद्यार्थियों न्यू बोर्न डॉटर का मतलब यहां पर हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे जो लग रहा है वो बिजू पटनायक। आठवें का डी करेक्ट है, बिजू पटनायक। नोवा, विच कंट्री अर्न्ड इकोनॉमिकली एंड द पॉलिटिकल पावर आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। ये प्रश्न वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पूछा गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। सी ऑप्शन नोवे का एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पर मुझे सी ऑप्शन मिला है। 10वां, लिंचो नेफ न्यू हाउ टू तो रीड। 10वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, रीड करेक्ट आंसर है। 10वें का एक मिनट राइट होगा, सॉरी 10वें का इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10वें का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। 11वां,
आफ्टर रिसीविंग द लेटर लिंचोस टोल्ड द पोस्ट ऑफिस द एम्प्लॉय, तो बंच ऑफ क्रूक्स हो जाएगा, बी ऑप्शन है बंच ऑफ क्रूक्स है यहां पर। 12वां प्रश्न, द पोस्ट मास्टर ब्रेक आउट, ये पूछा गया है, द पोस्ट मास्टर ब्रेक आउट 12वां प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न, द हेल रेंड, द हेल रेंड पूछा प्रश्न क्रमांक 13 आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, डी ऑप्शन करेक्ट। 14वें प्रश्न के पास हम लोग आ चुके हैं, 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एन अवेकनिंग्स, ध्यान रखना 14 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 14 का सी करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स हैव बीन टेस्ट फायर्ड बाय आईटीआर, ये पूछा गया है इसमें आईटीआर के बारे में, तो 15 का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, त्रिशूल, नाग एंड पृथ्वी, 15 का डी आंसर एग्जैक्ट है। 16 एक्सेनोवा वेंट टू नाजनी फेयर्स, नाजनी फेयर हो जाएगा, 16 का बी करेक्ट है। 17 एक्सेनोवा हैड टू रिमेन प्रीशियस फॉर, 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तो 17 का सी हो जाएगा 26 वर्ष। 18वां विथ होम एक्सेनोवा हैड टी इन द इन, 18वां प्रश्न, इनका मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें चाय वाय रखी जाती है, उसके बारे में बात हो रही है यहां पर, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द मर्चेंट, 18 का ए करेक्ट है द मर्चेंट। 19वां नोटिस मस्ट ऑलवेज कंटेन, नोटिस मस्ट ऑलवेज कंटेन, ये पूछा गया, नोटिस के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो यहां पर हो जाएगा नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, 19 का सी हो जाएगा नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी। 20वां मीनिंग ऑफ द एडियम्स लाइक टू पीस इन अ पोड इज, ये प्रश्न पूछा गया है, तो 20वें करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, टू पर्संस हु आर ऑलवेज टुगेदर, 20वें का सी। 21वां आइडियम्स गोल्ड टाइगर्स मींस, टिगर्स मींस ये पूछा गया, 21वां प्रश्न आप लोगों से, तो 21 का ए हो जाएगा, अ पर्सन हु फॉर्म द रिलेशनशिप फॉर मनी, 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 22वां मीनिंग ऑफ द आइडियम्स अप इन द एयर इज, अप इन द एयर का मीनिंग वो पूछ रहा है प्रश्न में, तो 22वें का डी हो जाएगा समथिंग अनसर्टेनिटी, समथिंग अनसर्टेनिटी डी हो जाएगा 22 का डी। 23वां पूछा टू गो डाउन इन फ्लेम मींस, ये पूछा गया है 23वें के अंदर, तो 23वें का यहां पर हो जाएगा टू फील मिसिबिलिटी, है ना, तो 23 का बी आंसर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप इसको क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा। 24 के पास जा रहा हूं, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब कॉस्ट एंड आर्म एंड द लेग इज, तो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, 24वें का ए आंसर करेक्ट है। 25वें प्रश्न के पास जा रहे हैं हम लोग, 25वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखेगा, ये अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, देखो करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना, वेस्ट ए, टू नॉट बी, प्लीज सी और वाटर डी, मतलब इन चारों को आपको अरेंज करना है, तो देखो मैंने लिखा प्लीज, पहले नंबर पे मैं लिखूंगा प्लीज, फिर लिखूंगा डू नॉट, ठीक है, बी मैंने लिख दिया डू नॉट, वेस्ट वाटर, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। 26वां अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, वापस इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है 26वें प्रश्न को, तो 26 में आ जाएगा क्या दिया हुआ, इज द यूनिक मेंटल इमेजिंग और पिक्चर्स, और यहां दिया हुआ इमेजिनेशंस, है ना, और शुरू में दिया हुआ एबिलिटी टू क्रिएट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इमेजिनेशन, पहले नंबर पर मैं लिखूंगा इमेजिनेशन को, दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं इज द यूनिक, इमेजिनेशन इज द यूनिक दूसरे पे, तीसरे पे लिखा एबिलिटी टू क्रिएट, एबिलिटी टू क्रिएट, और चौथे पर मेंटल इमेज ऑफ पिक्चर, तो ये आपको कहीं दिख रहा है क्या, तो डी पहले आ रहा है, तो डी पहले आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, फिर बी, तो ये आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द मिस स्प्लिट वर्ड, मतलब यहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक की गई है 27 में, उसको पहचानना है, तो यहां हो जाएगा रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेशियस, ग्रेशियस इज, ग्रेशियस का मीनिंग क्या है उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो 28 का ए हो जाएगा फुल ऑफ ग्रेन्स, 28 का ए आंसर हो जाएगा। 29वां एडवर्टाइजमेंट आर द बेसिकली ऑफ, कितने टाइप के होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है ना, ऑफिशियली और अनऑफिशियली बोल सकते हैं उसको हम लोग, तो 29 का फॉर्मल इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं,
तो 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। तीसवा, आइडेंटिफाई द पॉलिसिबिलिटी वर्ड, तो यहां पर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा तीसरे का डी करेक्ट आंसर। 31, इंग्लैंड कुड राइज टू ग्रेटनेस बिकॉज इट वाज द प्राउड ऑफ इट्स हीरोज। 31 का ए आंसर एग्जैक्ट है, करेक्ट है। एक मिनट 31 का ये आना चाहिए, इट हैड स्ट्रॉन्ग रूलर्स, सी चेक कर लीजिए इसको, 31 का सी करेक्ट होगा। 32वां, विद रिफर टू डेफोडिल्स द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहां पर द पोइट कंप्रेस्ड डेफोडिल्स टू बर्ड्स टू पैराडाइज्ड। 32 का डी आंसर आपका हो जाएगा, 32 का डी आपको लगाना होगा। 33वां प्रश्न, 33वां, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पोएम बेंगल सेलर, तो 33 का करेक्ट स्टेटमेंट होगा बेंगल्स आर द फर्स्ट एंड एक्यूरेसी, ए ऑप्शन करेक्ट, ध्यान रखना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 का। 34, यहां दिया क्वेश्चन 34 से 38 तक, बेस्ड ऑन द स्टेंजा बेंगल सेलर आर द हु आर द बियर्स ऑन आवर शाइनिंग ग्लोस टू द टेम्पर फेयर हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंड सर्कल्स ऑफ लाइट ल्यूस्टियस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लीव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड द हैप्पी वाइफ्स। अब इनके आंसर मुझे देना है, प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर मुझे देना है, तो 34 का आंसर यहां पर क्या होगा, तो वेयर आर द बेंगल सेलर गोइंग, फेयर हो जाएगा, मतलब मेले में गया था, 34 का ए हो जाएगा। 35वां, एंटोनिम ऑफ द ब्राइट इन द स्टेंजा, ब्राइट का एंटोनिम से पूछा उसने, सिनोनिम्स नहीं पूछा है, एंटोनिम से पूछा है, तो 35 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डल, DULL हो जाएगा 35 का डी आंसर करेक्ट है डल। 36वां, मीनिंग ऑफ द रेनबो टिंड सर्कल इज, 36वां प्रश्न, तो 36 का करेक्ट आंसर आपके लिए यहां पर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगल्स, क्या हो जाएगा बेंगल्स। 37वां, सिनोनिम्स ऑफ द टोकन्स इज, 37वां प्रश्न सिनोनिम्स ऑफ द टोकन इज, तो यहां पर हो जाएगा सिंबल, 37 का बी सिंबल हो जाएगा। 38, सिनोनिम्स ऑफ द रेडिएंट इज, 38वां प्रश्न रेडिएंट के बारे में पूछा उसने, तो इसका हो जाएगा यहां पर बीमिंग्स, क्या हो जाएगा 38 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना बीमिंग्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर 39 से 43 के बीच में एक स्टेंजा दिया हुआ, वी शुड नॉट बी मेक हेड्स इफ वी लिड, वी शुड सी वेयर वी आर द गोइंग टू लिव इफ वी डू नॉट डू सो मेनी फॉल्स, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है स्क्रीन पर आपको दिख रहा, आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन को रोक कर, वीडियो को रोक कर, मैं सीधे इनके आंसर की तरफ आपको ले चलता हूं। 39वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसने यहां पर, ये यहां भी खत्म हो रहा, द गॉड ऑफ द लेफ्ट देयर आर द डाइट, द morals of the story is we should we never do anything is hast। 39 के बारे में प्रश्न है, 39वां क्वेश्चन है, तो the moral in the passage is the host action leads to regrets। 39 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40वां, why did the goat jump into the well, it was thirsty, 40 का भी सी आंसर होगा, ध्यान रखना 39 का भी सी है, 40वें का भी सी है। 41 के पास जा रहा हूं, वाई शुड वी नॉट मेक हिस्ट, तो इसका वी में फिल सेड, सी ऑप्शन हो जाएगा, 41 का सी आंसर होगा। 42वां, मीनिंग ऑफ हेस्ट इन द पैसेज इज, पैसेज में जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, तो विद्यार्थियों 42 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, वो दिया हुआ है अननेसेसरी हरीज, 42 का डी करेक्ट होगा, 42 का डी करेक्ट होगा। 43वां, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्वीट इज, देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा, एंटोनिम्स वर्ड पूछा उसने, तो 43 का आपका हो जाएगा यहां पर BITTER बिटर्स, बिटर हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 48 तक फिर एक स्टेंजा दिया हुआ, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट आर द अर्जेंट बिफोर अवर आउट लीडरशिप्स इज टू गो एट द फोर्सेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव चेंज टुगेदर, इंडिया इज अ country of 1 billion peoples with the religions and the communicates if offers wide spectrums of the, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। अब मैं आ गया हूं प्रश्न क्रमांक 44 के पास। 44वां प्रश्न जो कह रहा है वो है कि चूज द वर्ड फॉर द ब्लैंक फर्स्ट इन द पैसेज। अब फर्स्ट पैसेज में कौन सा वर्ड ब्लैंक है उसके बारे में बात की गई है। तो 44 का यदि ब्लैंक की बात करूं मैं
कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 44 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, टास्क, सी ऑप्शन टास्क। 45वां, चूज द वर्ड फॉर ब्लैंक सेकंड इन द पैसेज। अब इसमें सेकंड में पैसेज जो है उसके ब्लैंक जो वर्ड दिया हुआ है उसमें पहचानना है आपको। तो 45वें का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वहां पर न्यूमेरस, न्यूमेरस। 46वां, सिलेक्ट द वर्ड फॉर द ब्लैंक थर्ड ऑफ द पैसेज। 46 में भी आपको पैसेज में पहचानना है, तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, सी, डाइवर्सिटी। 47वां, सिलेक्ट द वर्ड फॉर द ब्लैंक फोर इन द पैसेज। अब 47 में भी पैसेज में ब्लैंक दिया उसको पहचानना है, तो यहाँ पर स्ट्रेंच, डी ऑप्शन हो जाएगा। 48, सिलेक्ट द वर्ड फॉर द ब्लैंक फिफ्थ इन द पैसेज। तो 48वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर टुगेदर। अगला 49, हाउ मेनी कंसोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो 21 करेक्ट आंसर होगा। और हाउ मेनी फोनेटिक साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, तो 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि इस पेपर में पास होने के लिए आपको चाहिए थे टोटल कितने नंबर, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा के अंदर पास होने के लिए चाहिए आपको 17 प्रश्नों के करेक्ट आंसर, और इंग्लिश भाषा में पास होने के लिए चाहिए आपको 18 नंबर। टोटल आपको 35 नंबर चाहिए, कितने में से, 100 नंबर में से पास होने के लिए। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पर कितने प्रश्नों के उत्तर सही है। तो मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।